नमस्कार। आज हम समुद्रगुप्त की दिग्विजय के बारे में बात करेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में उसका उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त गुप्त वंश की राजगद्दी पर बैठा। गुप्त साम्राज्य में समुद्रगुप्त का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वो स्थान समुद्रगुप्त की अपनाई हुई नीतियाँ और अपनी विजयों के द्वारा साम्राज्य का विस्तार करना है। समुद्रगुप्त की विजयों ने उसे भारत का सिकंदर या भारत का नेपोलियन बना दिया था और इसी कारण से समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। हालांकि समुद्रगुप्त नेपोलियन से भी अधिक महान था, क्योंकि नेपोलियन तो कई युद्धों में हार गया था, जबकि समुद्रगुप्त अपने जीवन में कभी नहीं हारा था। समुद्रगुप्त ने दिग्विजय की जो शुरुआत की, ये एक ऐसी विशाल विजय थी जिसका एकमात्र उद्देश्य ये था, समुद्रगुप्त ये चाहता था कि इस दिग्विजय के माध्यम से वह भारत का राजनीतिक एकीकरण कर सके और खुद एकमात्र शासक बन सके। समुद्रगुप्त ने अपने राज्य की सीमा का विस्तार करने के लिए ही दिग्विजय की नीति को अपनाया। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के सैन्य अभियानों का विशद वर्णन मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति में हरिसेन ने ये स्पष्ट कहा है कि समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त या उत्तरी भारत में 2 अभियान चलाए। उन राजाओं का वर्णन है जो उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में अपने सैन्य अभियान के दौरान समुद्रगुप्त द्वारा पराजित हुए थे। इतिहासकारों का मत है कि समुद्रगुप्त की विजय को मोटे तौर पर 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इन 4 श्रेणियों में है दक्षिण के राजाओं के खिलाफ उसकी विजय, आर्यावर्त के 9 राजाओं के खिलाफ उसकी विजय, अति विकास और 5 सीमांत राज्यों और 9 आदिवासी राज्यों के खिलाफ समुद्रगुप्त की विजय, और अंत में दूर दराज के इलाकों में कुछ स्वतंत्र और कुछ अर्ध स्वतंत्र रियासतों के खिलाफ उसकी जीत। इन विजयों ने, इन रियासतों के खिलाफ उसकी इन जीतों ने समुद्रगुप्त को गुप्त साम्राज्य में महत्वपूर्ण राजा के रूप में स्थापित कर दिया। इन राज्यों को समुद्रगुप्त के प्रति निष्ठा, अधीनता और कर अर्पित करने के लिए मजबूर किया गया। समुद्रगुप्त ने सबसे पहले गंगा यमुना घाटी में पड़ोसी राज्यों को हराया और दक्षिण के क्षेत्रों में अपनी सैन्य विजय के लिए बाहर निकलने से पहले उत्तर में अपनी स्थिति को मजबूत किया। समुद्रगुप्त ने अहित छत्र के राजा अच्युत, मथुरा के नागसेन और पद्मावती के गणपति नागा और कोटा परिवार के राजकुमार को भी हराया, जिन्होंने समुद्रगुप्त के खिलाफ एक दुर्जय प्रतिरोध का गठन किया था। नागसेना और गणपति नाग राजकुमार, जिन्होंने ग्वालियर में, मथुरा में और पद्मावती पर शासन किया। समुद्रगुप्त ने कौशाम्बी की लड़ाई में इन संबद्ध शक्तियों द्वारा गठित गठबंधन को हराया और परिणाम स्वरूप वह गंगा यमुना घाटी के विशाल पथ का सार्वभौम प्राधिकारी बन गए। समुद्रगुप्त ने इन राज्यों को अपने वर्चस्व के तहत समीकृत किया और इसे गुप्त साम्राज्य के साथ जोड़ दिया। अगर हम हरिसेन द्वारा रचित इलाहाबाद प्रशस्ति से पता करते हैं तो ये पाते हैं कि समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त में सैन्य अभियान का संचालन पुरुषपुर क्षेत्र से किया था। एक महान विजेता समुद्रगुप्त भारत के भीतर राजनीतिक एकीकरण लाया। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत या दक्कन की विजय के लिए रूपरेखा तैयार की। इतिहासकारों का मत है कि समुद्रगुप्त व्यक्तिगत रूप से सभी अभियानों में नेतृत्व नहीं करता था। अपने दक्षिण अभियानों में समुद्रगुप्त ने धर्म विजय की नीति का पालन किया। इसे 3 सिद्धांतों के द्वारा निर्देशित किया गया। पहला सिद्धांत था ग्रहाना। ग्रहाना मतलब शत्रु को पकड़ना।
दूसरा सिद्धांत था मोक्ष, शत्रु को मुक्त करना। और तीसरा सिद्धांत था अनुग्रह, यानी अपने राज्य की बहाली द्वारा उसका पक्ष लेना। समुद्रगुप्त ने दक्कन के स्थानीय शासकों के राज्य को हटाया नहीं, बल्कि उनको अपनी अधीनता स्वीकार करवाई। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत में अपने अभियानों के दौरान 12 राजाओं को हराया। समुद्रगुप्त द्वारा पराजित राजाओं की पहचान से साबित होता है कि पूर्वी दक्षिण में भी उसका बोलबाला बड़ा था। समुद्रगुप्त ने कौशल, महाकांतारा, कौरला, पिस्तपुरम, कोट्टूरा, एरंडापल्ला, कांची, वेंगी, अबामुक्ता, पालक्का, देवराष्ट्र, कुशारपुरा के राजाओं को हराया। समुद्रगुप्त ने वन राजाओं से 8वीं का राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य की सीमाओं को और बढ़ाया। 8वीं या वन राज्य उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जिले के क्षेत्रों से लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर तक फैले हुए थे। उत्तर और दक्षिण में समुद्रगुप्त की व्यापक विजय ने उसे भारत में सर्वोपरि शासक बना दिया। और इस तरह से समुद्रगुप्त की इस दिग्विजय की नीति के कारण समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य का सबसे प्रतापी और सबसे प्रभावशाली शासक माना गया। समुद्रगुप्त की दिग्विजय एक ऐसी नीति थी जिसने उसको पूरे भारतवर्ष का अधिकांश हिस्से का एकमात्र शासक बना दिया, और समुद्रगुप्त इसमें पूर्णतः सफल रहा। और यही कारण है कि उसकी इन महान विजयों के कारण उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है।